नमस्कार दोस्तों, CSS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और दोस्तों आज हम समझने वाले हैं व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये जानेंगे हम। इससे पहले हमने उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो समझ लिया है। आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये भी समझ लिया है। आज हम क्या समझेंगे? व्यय विधि के द्वारा। व्यय क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो अपनी आय उस पर क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो खर्च करना मतलब कि व्यय करना, ये बात ध्यान रखना है। अब इसी बात को हमें ध्यान में रखना है और राष्ट्रीय आय निकालना है। तो ये सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आखिरी तक देखें और स्किप करके ना देखें। स्किप करके देखेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पर चलते हैं। देखिए परिभाषा क्या है? व्यय पद्धति जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए एक प्रणाली है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए एक क्या है? प्रणाली है या जीडीपी गणना करने की एक पद्धति है जो खपत, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात को जोड़ती है। चार चीजें इसमें जोड़ी जाती हैं। क्या क्या जोड़ी जाता है? खपत जोड़ी जाती है, निवेश जोड़ा जाता है, सरकारी खर्च जोड़ा जाता है और शुद्ध निर्यात जोड़ा जाता है। अब खपत और उपभोग दोनों एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उपभोग मतलब कि निजी उपभोग, और जो व्यक्ति हम जैसे कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, तो खर्च करना क्या हुआ? हमारा व्यय हुआ। व्यय को ही यहाँ पर खपत माना गया है, उसी को हम मान के चलते हैं। खपत मतलब कि हमने खर्च कर दिया है, और या फिर जो हमारी आय थी उसको व्यय कर दिया है। दोनों एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि शब्दों में हम उलझ जाएं। शब्दों में उलझ जाएंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। तो परिभाषा में जो दिया है उसको बस या तो हम निजी उपभोग बोल सकते हैं या फिर खपत बोल सकते हैं। तो व्यय पद्धति सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए एक प्रणाली है जो खपत, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात को जोड़ती है। ये हो गया। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? खर्च का ध्यान रखना है। खर्च का मतलब कि हमारे जो चारों क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, चार क्षेत्रीय मॉडल हमने समझा है। चार क्षेत्रीय मॉडल में हमने जब आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ा था तब हमने समझा है कि चार क्षेत्रीय मॉडल क्या होता है, जिसमें परिवार होते हैं, फर्में होती हैं, सरकार होती है और विदेश होता है। विदेशों से जो व्यापार होता है उसको शामिल करते हैं। ये चार क्षेत्रीय मॉडल होता है। दो क्षेत्रीय मॉडल किस प्रकार का होता है? जिसमें केवल फर्में होती हैं और परिवार होते हैं। और तीन क्षेत्रीय मॉडल में सरकार को शामिल कर लेते हैं। चार क्षेत्रीय मॉडल में विदेश को भी शामिल कर लेते हैं। अब सभी पर व्यय किया गया है। जब हमने आय विधि के द्वारा देखा तो इनकी आय पर, आय में हमने किस पर ध्यान दिया? कारकों पर, जो उत्पत्ति के कारक होते हैं कि जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, इनको जो आय होती है उसको जोड़ लेते हैं, तो उसके द्वारा फिर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। और उत्पादन विधि में टोटल उत्पादन देख लेते हैं कि चारों क्षेत्रों के द्वारा कितना उत्पादन किया गया है, उसको जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद निकाल लेते हैं, फिर उससे राष्ट्रीय आय ज्ञात कर लेते हैं। और इसमें क्या करना है? चारों क्षेत्रों के द्वारा कितना व्यय किया गया है एक निश्चित वर्ष में, उसको जोड़ लेंगे हम, तो फिर उसके द्वारा जो हमारा सकल राष्ट्रीय व्यय निकलेगा उससे हम क्या निकाल लेंगे? राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे। बस यही है। व्यय पद्धति क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए एक प्रणाली है जो खपत, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात को जोड़ती है। अब हम इन्हें समझ लेते हैं जरा, चारों को। खपत, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात, ये क्या होता है, किस प्रकार से इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, तो हमें फिर आसान हो जाएगा समझने में। देखिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? एक फॉर्मूला बना दिया, एक समीकरण बना दिया है। निजी उपभोग व्यय प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, ये चारों का क्या कर दिया है मैंने? योग कर दिया है। और इन चारों को मिला के क्या कहते हैं? चारों को कहते हैं व्यय के घटक। क्या कहते हैं? व्यय के घटक। यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि जब हम व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं तो घटकों पर चर्चा कीजिए, तो कौन से घटक लिखेंगे हम? जो चारों पर हमने चर्चा कर ली। चार कौन कौन से घटक हैं? निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश,
सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, इन सबको क्या कहते हैं? घटक कहते हैं, व्यय के घटक। अब इन घटकों में क्या क्या शामिल किया जाता है जिसको मिलाकर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं हम एक एक करके। देखिए, जो निजी उपभोग व्यय है उसको खपत भी कहते हैं और अंग्रेजी में उसे कहते हैं कंजप्शन। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से प्रदर्शित करेंगे। किससे? सी से। इसके अंतर्गत देखिए, परिवारों के द्वारा व्यय जो किया जाता है, परिवारों के मतलब कि 4 क्षेत्र है, तो जो परिवार क्षेत्र है उसके द्वारा जो व्यय किया जाता है उसको शामिल किया जाता है। उसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है? टिकाऊ वस्तुओं एवं गैर टिकाऊ वस्तुओं पर जो खर्च होता है उसको जोड़ा जाता है। टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं और गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, अर्ध गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, इन सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर जाएं और वो वीडियो सर्च करें तो आपको समझ में आ जाएगा, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। उसके बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो व्यय होता है परिवारों के द्वारा उसको शामिल किया जाता है। क्या क्या शामिल किया जाता है? एक तो परिवारों का व्यय शामिल किया जाता है, व्यय के अंतर्गत टिकाऊ वस्तुओं और गैर टिकाऊ वस्तुओं पर जो व्यय होता है उसको शामिल किया जाता है और सेवाओं पर जो व्यय होता है उसको शामिल किया जाता है। सेवाओं पर व्यय कैसे? जैसे हम डॉक्टर की सेवा लेते हैं, वकील की सेवा लेते हैं, बैंक की सेवा लेते हैं, तो ये क्या है? ये सेवाएं हैं। और वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं जैसे कि कपड़े, जूते, ये सभी क्या है? वस्तुएं हैं, गैर टिकाऊ और टिकाऊ। ये हो गया। इसके बाद ये तो कौन सा घटक हमारा कंप्लीट हो गया? ये हो गया हमारा निजी उपभोग व्यय मतलब खपत वाला। इसके अंतर्गत हम ये शामिल करेंगे। इसके बाद देखिए क्या है? निवेश। तो निवेश के लिए हम क्या क्या नाम दे? निवेश को हम इसको प्रदर्शित करेंगे आई के द्वारा। इन्वेस्टमेंट, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? आई को। इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत क्या लेते हैं? इसके अंतर्गत हम आ जाते हैं फर्मों पर। परिवार में समझ लिया क्या क्या देखते हैं, अब फर्मों में देख लें क्या क्या जोड़ेंगे। तो फर्मों के अंतर्गत उत्पादन कार्यों में होने वाले व्यय को हम शामिल करते हैं, जिससे क्या होता है? स्थायी पूंजी का निर्माण होता है। स्थायी पूंजी क्या निर्माण होता है? मतलब कि स्थिर पूंजी, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते और उनका प्रयोग लंबे समय के लिए होता है। जैसे कि फैक्ट्री का निर्माण हुआ, फैक्ट्री बनेगी, उसके बाद फिर मशीनरी बनेगी, तो ये किस में आ जाते हैं? स्थिर पूंजी में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है? पूंजी का निर्माण होता है, उसमें जो व्यय होता है उसको शामिल किया जाता है। ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का मतलब कि व्यावसायिक स्थिर निवेश, मतलब व्यवसाय की दृष्टि से जो निवेश किया जा रहा है, व्यवसाय चलाने के लिए जो फैक्ट्री लगाई जा रही है, भवन का निर्माण किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, वो सब इसमें शामिल किया जाएगा। गृह निर्माण व्यय। गृह निर्माण व्यय मतलब कि घर बनाने में, मकान बनाने में जो व्यय होता है उसको गृह निर्माण में जोड़ते हैं। अब देखिए, ये परिवार भी करते हैं घरों का निर्माण, लेकिन उससे क्या हो? स्थिर पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा। वहां पर क्या हो रहा? वहां पर हम सिर्फ कंजप्शन जोड़ रहे हैं। कौन सा कंजप्शन? जो कि टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। और जो गृह का निर्माण है वो किस में जोड़ रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट। वो क्या होता है? एक इन्वेस्टमेंट होता है। निजी यानी परिवारों का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है और फर्मों का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसके अलावा सरकार का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और उसके बाद देखिए माल भंडार पर व्यय। माल भंडार पर मतलब जो उत्पादक उत्पादन करते हैं उसका भंडारण हो जाता है। कपड़ों का निर्माण करते जा रहे हैं, उसका भंडारण होता है, तो उसे स्टोर करने पर भी खर्च होता है, उसको भी शामिल किया जाता है। सरकारी निवेश भी शामिल करते हैं। सरकारी निवेश मतलब कि सरकार जो फैक्ट्रियों में निवेश करती है, वो भी अपनी फैक्ट्री लगाती है, उस पर जो खर्च होता है स्थायी पूंजी के निर्माण में उसको शामिल किया जाता है। ये समझ में आ गया दूसरा वाला। एक हमारा कंजप्शन हो गया, दूसरा इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट मतलब जिससे पूंजी का निर्माण हो, स्थिर पूंजी का निर्माण हो, उसको किस में शामिल करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट में। अब चौथा घटक कर लेते हैं। चौथा घटक है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम किससे प्रदर्शित कर लेते हैं? इसको कर लेते हैं हम जी के द्वारा। चारों को याद रखना है, फॉर्मूला बनाने में हमें काम आएगा आगे। अब गवर्नमेंट कौन कौन से खर्च करती है उन्हें समझिए। देखिए, सबसे पहले सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च करती है। सार्वजनिक सेवाओं पर मतलब कि सरकार हमसे टैक्स लेती है, उसके बदले में सार्वजनिक सेवाओं में जैसे कि
अस्पताल का निर्माण करना, सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण कर देगी, स्कूल का निर्माण कर देगी, सड़कों का निर्माण कर देगी। तो ये सब क्या है, जो सभी के काम आते हैं, सार्वजनिक सेवाओं पर क्या करती है, खर्च करती है। तो उस खर्च को भी राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद प्रतिरक्षा कानून व्यवस्था, प्रतिरक्षा मतलब कि सेना के लिए कोई सामान खरीद लेना, राफेल खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिया। कानून व्यवस्था पर भी खर्च होता है। थानों का निर्माण होगा, उन किस प्रकार से संचालन होगा, सैलरी किस प्रकार से देंगे। देखिए ये आ गया तीसरा, कर्मचारियों का वेतन, ये भी सरकार देती है। जो सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं, उनकी सैलरी का भुगतान किया जाता है। तो वो भी एक खर्च है। वो क्या है, खर्च है। खर्च मतलब कि व्यय हो रहा है, तो उसे हम व्यय विधि में शामिल करेंगे। सरकारी उपभोग, अब सरकार भी कुछ वस्तु, ऐसा नहीं है कि सब कुछ उत्पादन करती है, वो भी तो वस्तुओं का उपभोग करती है। सरकार चलाने के लिए कई सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार हो गया। कार प्राइवेट फैक्ट्रियां बनाती हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के पास कार होती है जो सरकार प्रोवाइड करती है। कई सारे ऐसे काम हैं जिन पर सरकार व्यय करती है, जो सरकार उपभोग करती है और व्यय करती है, तो व्यय को शामिल किया जाता है। इसके बाद देखिए एक और पॉइंट मैंने लिख लिया है, स्थायी उपभोग। स्थायी उपभोग पर भी ये सरकार खर्च करती है। स्थायी उपभोग मतलब कि लंबे समय के लिए। और इसके बाद हस्तांतरण व्यय। हस्तांतरण व्यय को जरा सा हमें ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? हस्तांतरण व्यय क्या होता है? हस्तांतरण व्यय वह होता है जो व्यक्ति सरकार पर आश्रित रहते हैं, उन पर सरकार खर्च करती है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन देना, स्कॉलरशिप देना, ये सब किस में आ जाता है? हस्तांतरण में आ जाता है। जिसके द्वारा कोई उत्पादन नहीं होता है, कोई भी उत्पादन नहीं होगा, केवल क्या होगा? खर्च होगा। लेकिन इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, इसे ध्यान रखना है। हस्तांतरण व्यय को ध्यान रखना है कि इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हस्तांतरण ये व्यय जो होता है, जो पेंशन के द्वारा, स्कॉलरशिप के द्वारा सरकार प्रोवाइड कराती है, बेरोजगारी भत्ता होता है और कई सारी अनुदान होता है, अनुदान को क्या करते हैं, जो हस्तांतरण ये व्यय होता है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो ये ध्यान रखना है। 3 घटक हमारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम चौथे घटक पर, जो सरकार विदेशों से व्यापार करती है। सरकार व्यापार करती है, फर्में व्यापार करती हैं, इन सभी का भी क्या होता है? खर्च होता है निर्यात करने में, आयात करने में। उस खर्च को क्या कर लेते हैं हम? राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं। उसमें भी खर्च होगा, व्यापार कोई भी हो सभी में खर्च होता है। तो हमारे चारों ये क्या हो गए? ये घटक हो गए। और इन्हीं घटकों को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय में जोड़ लेते हैं। मतलब चारों क्षेत्रों का जो कुल व्यय होता है, क्या होता है? चारों क्षेत्रों का कुल खर्च, उसको हम जोड़ लेते हैं। तो क्या निकल के आ जाता है हमारे पास? सकल राष्ट्रीय व्यय। इसको देखिए मैंने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है। सी मतलब कि कंजप्शन, आई मतलब कि इन्वेस्टमेंट, जी मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम मतलब कि निर्यात। ठीक है, इसको ये शामिल कर दिया। इन सभी को यदि हम जोड़ लेंगे, निजी उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, निवेश और विदेशी व्यय, इस सभी को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है सकल राष्ट्रीय व्यय। अब सकल राष्ट्रीय व्यय मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या है? GNE। ये क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, मतलब कि सकल राष्ट्रीय व्यय। और इसी का ये बराबर होता है किसके? सकल घरेलू उत्पाद के। मतलब कि हमारा बाजार कीमत पर क्या निकल के आ गया? सकल घरेलू उत्पाद। क्या निकल के आ गया? सकल घरेलू उत्पाद। अब ये तो हम सभी जानते हैं, हमने पहले भी जब उत्पादन विधि पढ़ी है, जब सकल घरेलू उत्पाद निकला तो उसके बाद हमने क्या किया? मेन होता है क्या? मुख्य है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद निकल आया तो फिर हम आसानी से राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आ गया। अब इसमें हम 2 काम कर सकते हैं, या तो पहले इसको शुद्ध घरेलू उत्पाद में बदल लें, या फिर इसको एक बड़ी अवधारणा मतलब कि राष्ट्रीय अवधारणा में कन्वर्ट कर लें। दोनों कर सकते हैं। यदि राष्ट्रीय अवधारणा में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद में बदल जाएगा। और या फिर इसमें से हम
डेप्रीसिएशन घटा दें, उसके बाद ये हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो हम क्या कर लें, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले इसको शुद्ध घरेलू उत्पाद में बदल लें। अभी ये क्या है, अभी है सकल घरेलू उत्पाद। अभी क्या है, ये सकल घरेलू उत्पाद है। इसको हम बदल लेते हैं किसमें, शुद्ध घरेलू उत्पाद में। शुद्ध घरेलू उत्पाद इसमें हम बदल लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो मार्केट प्राइस पर यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है, मतलब कि जीडीपी ऑन एमपी, इसमें हम क्या कर देते हैं, मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे। अब मूल्य ह्रास हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है, तो फिर ये किस में बदल गया है, ये बदल गया है शुद्ध घरेलू, मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये किस में आ गया, मार्केट प्राइस पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ गया। अब ये शुद्ध घरेलू उत्पाद आ गया। अब क्या करना है, इसे बनाना है हमें किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, साधन लागत पर। अब ये किस पर है, बाजार कीमत पर है। बाजार कीमत पर हम नहीं निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो साधन लागत पर बदलने के लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए क्या करेंगे, जो सरकार को टैक्स दिए जाते हैं उनको घटा देते हैं, और जो सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है उसको जोड़ देते हैं। तो क्या करने हम निकाल लेते हैं एनडीपी ऑन एफसी, फंक्शनल कॉस्ट पर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो बाजार कीमत पर है, मार्केट प्राइस पर है, उसमें से हम घटा देंगे इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार को दिए जाते हैं, और जोड़ देंगे क्या, सब्सिडी जो सरकार अनुदान देती है उसको जोड़ देते हैं। तो फिर ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है हमारा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये हो जाएगा क्या, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ देंगे। तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगी। मतलब कि NI अब हमें ज्ञात करना है। तो क्या कर देंगे, अब जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें मिला है उसमें हम जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। क्या जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, मतलब कि NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको जोड़ देते हैं तो फिर क्या निकल के आ जाता है, राष्ट्रीय आय निकल के आ जाती है। अब यहाँ ये बात ध्यान रखना होता है कि यदि नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम जो एब्रॉड रहती है, मतलब कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय रहती है, वह यदि प्लस में होगी तो हमारी राष्ट्रीय आय शुद्ध साधन लागत पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उससे अधिक होगी, और यदि ये माइनस में होगी तो इसमें से फिर ये घट जाएगी। मतलब कि जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है साधन लागत पर वो और कम हो जाएगा, और वो ही हमारी क्या होगी, राष्ट्रीय आय होगी। तो ये आ गया समझ में, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, एक बार और हम क्लास ले लेंगे। और वीडियो ये अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, और इसके बाद यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।